प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम दुर्खिम की प्रमुख अवधारणाएं एवं सिद्धांत या दुर्खिम का समाजशास्त्रीय योगदान की चर्चा करेंगे। इसका हम यहाँ विस्तार से समझाने का प्रयास भी करेंगे। एलेक्स इंकल्स का मत है कि कॉम्टे, स्पेंसर, दुर्खिम और मैक्स वेबर समाजशास्त्र के संस्थापक पिता हैं। कॉम्टे समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र का नामकरण किया, किंतु दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। आपने समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाया और अनेक नवीन अवधारणाएं तथा सिद्धांत प्रस्तुत कर समाजशास्त्र को प्रौढ़ता प्रदान की। इसलिए ही समाजशास्त्र में दुर्खिम को कॉम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है। दुर्खिम ने अनेक नवीन अवधारणाएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत कर समाजशास्त्रीय जगत में अपने आप को ही प्रतिष्ठित नहीं किया, वरन समाजशास्त्र की भी अन्य विज्ञानों की तुलना में ऊंचा दर्जा प्रदान किया। हम यहाँ दुर्खिम के द्वारा जो विभिन्न अवधारणाओं एवं सिद्धांत एवं समाजशास्त्री जो योगदान है उसका यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे। जिसमें सबसे पहला है मैथोडोलॉजी, पद्धति शास्त्र। नंबर 2 है समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत, और इसके बाद है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसके बाद आत्महत्या का सिद्धांत। इसके बाद है धर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट है ज्ञान का समाजशास्त्र। नेक्स्ट है मूल्यों का सिद्धांत। इसके बाद है नैतिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामूहिक चेतना की अवधारणा। इसके बाद है सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा। इसके बाद सामाजिक तथ्य की अवधारणा, और इसके बाद है सामाजिक एकता की अवधारणा। नेक्स्ट है आदर्शहीनता की अवधारणा। इसके बाद अपराध, दंड एवं कानून की अवधारणा, और अंत में है प्रकार्यवाद की अवधारणा। उपयुक्त जो सभी अवधारणाओं के बारे में जो बताया या जो सिद्धांत पर हम यहाँ एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है पद्धति शास्त्र कि दुर्खिम अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति का उल्लेख किया है। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना चाहते थे, जिसकी एक विशिष्ट पद्धति हो, जिसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण और विशिष्ट मान्यताएं भी हों। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, इसलिए सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को समाजशास्त्र में ही अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति को दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं प्राणी शास्त्र की व्याख्या से मुक्त कराया और कहा कि भौतिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र में भी विवेक, तर्क एवं प्रत्यक्ष घटनाओं की यथार्थता के आधार पर नियमों का विकास होना चाहिए। वे अध्ययन की एक ऐसी विधि का विकास करना चाहते थे जो सामाजिक घटनाओं को सामाजिक आधार पर समझने में सहायक हो। इस प्रकार के समाजशास्त्र में भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति के आवश्यक तत्व निरीक्षण, लेखन, प्रयोग, वर्गीकरण और सत्यापन आदि में अपनाने के पक्ष में थे। उन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत विषय वस्तु का भी निर्धारण किया। कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यही नहीं बल्कि उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों का भी उल्लेख किया और कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार दुर्खिम की समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति का अनुसंधान
या अनुसरण करती है। यह वैश्विकता और वैज्ञानिकता को समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धति का केंद्र या केंद्रीय तत्व मानते हैं। दुर्खिम ने अपने पद्धति शास्त्र के विकास करके ये स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक जीवन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए पृथक विज्ञान का विकास किया जा सकता है। एक ऐसा विज्ञान जो मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक दशाओं के पृथक होते हुए भी इन विद्वानों की आधारशिला या इन विज्ञानों की अध्ययन पद्धति का प्रयोग कर सकता है। साथ ही इस विज्ञान की अपनी स्वतंत्र और विशिष्ट विषय वस्तु हो सकती है। यह विषय वस्तु है सामाजिक तथ्य और सामाजिक घटनाओं में जो भी किसी एक व्यक्ति के नहीं वर्ण समुचित या सामूहिक चेतना की उपज है। इसके बाद समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत। दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध जो कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। दुर्खिम का विभाजन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते हैं। श्रम विभाजन की गतिशीलता के आधार पर ही मानव की सभ्यता और विकास को समझा जा सकता है। प्रारंभ में श्रम विभाजन के लिए पक्ष स्त्री और पुरुष के भेद, यह आयु भेद के आधार पर भी होगा। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों का भी उल्लेख किया और कहा कि जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा मानवीय आवश्यकताओं की विभिन्नता और वृद्धि के ने श्रम विभाजन को जन्म दिया। जब जनसंख्या बढ़ी उसके आकार और घनत्व में वृद्धि हुई तो समाज में नवीन आवश्यकताएं पैदा हुई। इनकी पूर्ति के लिए श्रम विभाजन ही एकमात्र रास्ता था। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार जनसंख्या के आकार में यह भौतिक और नवीन घनत्व में वृद्धि के लिए बाल श्रम विभाजन को उत्पन्न किया है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों या प्रकारों, परिणामों एवं प्रभावों का भी उल्लेख किया और कहा है कि श्रम विभाजन ही समाज में अनेक वर्गों को जन्म देता है और इनमें पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करता है। इस प्रकार समाज में एकता उत्पन्न करता है। श्रम विभाजन ही विशेषीकरण को भी जन्म देता है जिससे समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। व्यक्तिवाद का जन्म होता है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों का भी उल्लेख किया जिसमें समाज में विघटन उत्पन्न होता है। दुर्खिम श्रम विभाजन को एक विभिन्न प्रकार की एकता को जन्म देता है। प्राचीन समाज में जब श्रम विभाजन लिंग भेद और आयु भेद के आधार पर था तब समाज सरल व छोटे थे। उस समय समाज में जिस प्रकार की अवधारणाएं थी उसे दुर्खिम यांत्रिक एकता का नाम देता है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण आधुनिक समाजों में भी जिस प्रकार का एकता पाई जाती है उसे दुर्खिम स्वाभाविक एकता कहता है। इसके बाद सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत जो आता है, दुर्खिम ने श्रम विभाजन के विभिन्न सिद्धांत के दौरान ही सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। अपने उद्विकास से सिद्धांत के प्रतिपादन में हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित थे और उत्तरदायी मानते हुए स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के लिए आर्थिक परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना था, किंतु दुर्खिम उसे अस्वीकार करते हैं। उपयोगितावादी विद्वान सामाजिक उद्विकास के लिए भौतिक सुख समृद्धि में या सुख समृद्धों में
वृद्धि को उत्तरदायी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद छात्रों।